हेलो दोस्तों, नमस्कार। वो मंजिलें भी सर झुका देंगी, वो मंजिलें भी सर झुका देंगी, जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, जब किताबों संग तेरी यारी होगी, जब किताबों संग तेरी यारी होगी, यारी होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सीरीज हिंदी साहित्य के दूसरा प्रतिशत है। देखिए, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और आचार्य द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी। तो ऑप्शन आंसर दीजिए। आंसर दो। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र। क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र होगा। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया और किसने कहा? हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया और किसने कहा? तो ऑप्शन 1 भक्ति काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ऑप्शन 2 रीतिकाल, मिश्र बंधुओं ने कहा। ऑप्शन 3 आदिकाल, तापसी ने कहा, तासी ने कहा, आदिकाल तासी ने कहा। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका ऑप्शन सही होगा भक्ति काल। क्या होगा? भक्ति काल। भक्ति काल कैसे होगा? हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया और किसने कहा? तो भक्ति काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। क्या कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में किस साहित्य को सम्मिलित नहीं किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में किस साहित्य को सम्मिलित नहीं किया गया? तो रासो साहित्य, नाथ साहित्य। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही सही होगा, यानी कि ऑप्शन 3 सही होगा। यानी रासो साहित्य को सम्मिलित नहीं किया और नाथ साहित्य को भी सम्मिलित नहीं किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शन 2 डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन 4 डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसमें से कौन सा होगा? हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है इसके? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा मागधी थी, अपभ्रंश थी, डिंगल पिंगल थी, अवहट्ट थी। कौन सी भाषा थी? आदिकाल के साहित्य की कौन सी भाषा थी?
तो डिंगल पिंगल थी दोस्तों। कौन सी? डिंगल पिंगल। आदिकाल के साहित्य की भाषा डिंगल पिंगल थी। प्रश्न 27वां, पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है, तो नायिका कौन सी है? पद्मावती है, संयोगिता है, राजमती है या नागमती है? कौन है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो के नायक पृथ्वीराज चौहान और नायिका कौन है? नायिका इसमें संयोगिता है। कौन सी? संयोगिता। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। नहीं है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो इसमें नहीं पूछा तो रीतिकाल की भूमिका, ये नहीं होगा। रीतिकाल की भूमिका नहीं है। प्रश्न 29, आदिकाल के समकालीन कौन सी युगीन परिस्थिति नहीं थी? आदिकाल के समकालीन कौन सी युगीन परिस्थिति नहीं थी? बौद्ध धर्म का पतन, ये भी परिस्थिति थी। समाज में विभिन्न कलाओं का विकास, इस्लाम का विकास, राजपूत राजाओं का परस्पर युद्ध, तो इसमें नहीं थी पूछा है। आदिकाल के समकालीन युगीन परिस्थिति नहीं थी, तो वो कौन सी नहीं थी? ये परिस्थिति थी, बौद्ध धर्म का पतन हो गया, इस्लाम का विकास हुआ, ये भी सही है, राजपूत राजाओं का परस्पर युद्ध हुआ, ये भी सही है। लेकिन समाज में विभिन्न कलाओं का विकास हुआ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हुआ। विभिन्न कलाओं का विकास नहीं हुआ। ठीक है। टेक्निकल। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न 30 क्या कहता है? आदिकाल के प्रमुख कवियों में कौन नहीं था? आदिकाल के प्रमुख कवियों में कौन नहीं था? नहीं पे थोड़ा फोकस रखना है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी आदिकाल के कवि नहीं थे। कुतुबन, उपरोक्त में दोनों ने, विद्यापति आदिकाल के कवियों में नहीं थे। कौन नहीं थे आदिकाल के कवियों में? मलिक मोहम्मद जायसी भी थे और कुतुबन भी थे। तो इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वीर गाथा काल में किस रस की प्रधानता थी? वीर गाथा काल में किस रस की प्रधानता थी? वीर रस की, रौद्र रस की, भयानक रस की या करुण रस की? तो बोलिए फ्रेंड्स, किस रस की प्रधानता थी? वीर रस में वीर रस की प्रधानता थी। वीर रस में वीर रस की प्रधानता थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया था? दिख नहीं रहा है दोस्तों। कालों का नामकरण द्वारा पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया था? परंपरा के आधार पर,
प्रमुख ग्रंथ के आधार पर, रूढ़ि के प्रवृत्ति के आधार पर। अच्छा, रामचंद्र किस आधार पर किया था, बोलिए दोस्तों? तो ये किया था प्रवृत्ति के आधार पर। अच्छा, राजा रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण प्रवृत्ति के आधार पर किया था। किसके? प्रवृत्ति के आधार पर। प्रश्न 33 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन 1, आदिकाल का समय 1050 संवत से 1375 संवत तक, ये सही था। यानी आदिकाल का समय एक संवत 1050 से संवत 1375 तक। ऑप्शन बी, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, ये भी सही था। आदिकाल में धार्मिक साहित्य का संपूर्ण अभाव था। आदिकाल में धार्मिक साहित्यों का पूर्णतः अभाव था। अगला, आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया। आदिकाल को चारण काल किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो इसमें ऑप्शन सही होगा 3। ऑप्शन 3 सही होगा। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? नंबर 3, आदिकाल में धार्मिक साहित्य का पूर्ण अभाव था। ठीक है दोस्तों। 33। अब आते हैं 40 ये दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल करेक्ट किए हुए हैं, पैसे नहीं आप। ठीक है दोस्तों। 43 ऑप्शन 43 कहता है, किसी इतिहासकार ने आदिकाल का प्रारंभ 700 विक्रम संवत माना। किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधुओं ने, ग्रियर्सन ने। किसने माना? तो दोस्तों ये माना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल का प्रारंभ विक्रम 750 माना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल को क्या नाम दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को क्या? ऑप्शन ए रीतिकाल दिया, ऑप्शन बी आदिकाल दिया, ऑप्शन 3 चारण काल दिया, ऑप्शन 4 सिद्ध सामंत युग कहा। तो इसमें कौन सा कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया था। आदिकाल नाम दिया था। ठीक है दोस्तों। 36 प्रश्न 36 निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? आदिकाल की नहीं है। कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? 36 ऑप्शन ए आलाखंड, ऑप्शन 2 संदेश राशक, ऑप्शन 3 विद्यापति पदावली, ऑप्शन 4 साकेत। तो कौन सी नहीं है? आदिकाल की ये रचना है। आलाखंड आदिकाल की रचना है, और विद्यापति की पदावली भी आदिकाल की रचना है, संदेश राशक भी आदिकाल की रचना है, लेकिन साकेत आदिकाल की रचना नहीं है। यही सही है। 36 क्वेश्चन 36 अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया, गार्सा दत्तासी ने दिया, राहुल सकात्यायन ने दिया। बोलिए दोस्तों। ये प्रश्न उन्हीं में से जो हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाए थे। पिछला वीडियो देखिए, वो वहीं से ये प्रश्न उठे हुए हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। कौन से? चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? नहीं पूछ रहा है ना, तो इसमें साकेत नहीं है। अगला, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? किसने दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभट्ट भाषा रचना है? कोवल या माला, कीर्तिलता। कोवल या माला या कीर्तिलता, संदेश रासक, प्रबंध, चिंतामणि। कौन सी रचना, कौन सी है इसमें? कीर्तिलता। कीर्तिलता से होगा। तो अगला पॉइंट, दोहा कोश। दोहा कोश के रचनाकार हैं सरहप्पा, सबरपा और स्वयंभू शालिभद्र सूरी। इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसमें सही होगा सरहप्पा। इसमें सही होगा सरहप्पा। सरहप्पा सही होगा दोस्तों। अगला, प्राकृतिक पैंग्लस किस विषय पर केंद्रित है? काव्य शास्त्र पर, दर्शन शास्त्र पर, न्याय दर्शन पर और छंद शास्त्र पर। किस पर है प्राकृतिक पैंग्लस? प्राकृतिक पैंग्लम किस विषय पर केंद्रित है? छंद शास्त्र पर केंद्रित है। किस पर? छंद शास्त्र पर केंद्रित है। अगला, छंद शास्त्र पर केंद्रित है। छंद शास्त्र पर केंद्रित है। इकतालीसवां प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? तो किस साहित्य का? पिंगल साहित्य का और डिंगल साहित्य का, लौकिक साहित्य का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें डिंगल साहित्य का प्रयोग किया था। किसका? डिंगल साहित्य का। अगला, पृथ्वीराज रासो वर्णित युद्ध वर्णन पृथ्वीराज चौहान का किसके साथ युद्ध हुआ? अलाउद्दीन के साथ, ऑप्शन बी अकबर के साथ, ऑप्शन 3 मोहम्मद गौरी के साथ, ऑप्शन 4 जयचंद के साथ। किसके साथ युद्ध हुआ? तो ये युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुआ। अगला, अब्दुल रहमान कृति संदेश रासक के प्रकार किस प्रकार काव्य है? अब्दुल रहमान कृति संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? वीर काव्य है, श्रृंगार काव्य है, विरह प्रधान संदेश काव्य है या गेप काव्य है? तो ये है विरह प्रधान संदेश काव्य है। विरह प्रधान संदेश काव्य है। कौन सा? विरह प्रधान संदेश काव्य है। अगला, विद्यापति के साहित्य की प्रमुख विशेषता हैं। विद्यापति के साहित्य की प्रमुख विशेषता: राधाभिषेक, लौकिक श्रृंगार, वीर रस, परिवार श्रृंगार रस की प्रधानता, कृष्ण का अलौकिक रूप। विद्यापति के साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या विशेषता थी? राधाभिषेक, लौकिक श्रृंगार, वीर रस का पारंपरिक, श्रृंगार रस प्रधान, कृष्ण अलौकिक। कौन सा है इसमें? तो इसमें है राधा विधायक लौकिक श्रृंगार है। राधा विषयक लौकिक श्रृंगार है। विद्यापति के साहित्य की प्रमुख विशेषता है राधा विषयक लौकिक श्रृंगार। अगला प्रश्न, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी प्रथम कवि थे। हिंदी के प्रथम कवि, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि थे। क्या कबीर थे, क्या सूरदास जी थे, या सरप्पाद थे, या विद्यापति थे? तो प्रथम कवि कौन थे? बोलिए दोस्तों। सरप्पाद।
अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि शरभपाद थे। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो थे। कौन से? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल भाषा, अपभ्रंश भाषा, अपहट्ट भाषा या संध्या भाषा। संध्या भाषा। सिद्ध कवियों के द्वारा संध्या भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसका? संध्या भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट, हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? ये वही है जो हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, वहीं से प्रश्न लिए गए हैं और ये यूपी टीजीटी पीजीटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट या लाभदायक हैं। आप इसलिए इन्हें 100 हिंदी साहित्य से ही 100 प्रश्न हम आपको कराएंगे और वही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।